Hello and welcome to the podcast series of Learnopedia Institute and Consultancy. The title of today's podcast is Decoding MEBs. और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए दो बहुत ही खुसूसी मेहमान जुड़े हैं. डॉक्टर आकांक्षा पथेरिया, who is a very renowned endocrinologist, and Dr. Pathik Barawaliya, who is a very famous vitreoretinal surgeon, and both are working at आनंदा एंडोक्राइन एंड रेटिना क्लिनिक. तो चलिए इस भी एक बुनियादी सवाल से हम इस बात की शुरुआत करते हैं. ये सवाल आप दोनों से है. एज प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, हाउ डू यू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन एमबीबीएस ओवरऑल? First of all, thank you for inviting us today. ये विषय बहुत ज़रूरी है आज के युवाओं को जानना कि MBBS एक ऐसी डिग्री है जो आपको बहुत सारी अवेलेबिलिटीज़ प्रोवाइड करती है. जैसे कि एक तो पहली चीज़, एक जॉब स्टेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है आगे जाके किसी के भी करियर को चूज़ करने के बाद. जी. दूसरी, आप जो जॉब यूज करने वाले हैं उसमें आपका सेवा का कितना ढोक पलरा रहता है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है. तो आप प्रोफेशनल होते हुए भी आप कुछ सेवा कर पा रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन आपको MBBS से मिल सकता है बहुत अच्छी तरह. हाँ, मेडिसिन में देखा जाए तो बहुत दूसरी और ब्रांचेस भी हैं. आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, बायोमेडिक डॉक्टर बन सकते हैं. लेकिन जो जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है एक MBBS डिग्री के बाद, जो नॉलेज आपको मिलती है, क्योंकि हमने इंडिया में देखा है कि इंडिया में जो प्रैक्टिसिंग फैमिली फिजिशियंस होते हैं, पहले के ज़माने में MBBS से कितने ऊपर के दर्जे पे रहता था कि लोग सुपर स्पेशलिटी भी नहीं कर रही है. MBBS डॉक्टर ही सारी चीज़ें मैनेज कर लेता जी. लेकिन अभी जैसे एडवांसमेंट्स आ रहे हैं मेडिसिन में, स्पेशलिटीज़ बनती जा रही हैं. जैसे मैंने MBA मेडिसिन करने के बाद एंडोक्रिनोलॉजी लिया, जो हार्मोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जिनको बोला जाता है. आजकल फैमिली फिजिशियंस, अगर हम होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को देखें, वो एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शंस करते हैं. सो एक कॉम्पिटेंसी का प्रॉब्लम ज़रूर रहता है, क्योंकि हमने जो चीज़ 5.5 साल पढ़ के बाद में आगे स्पेशलिटी करके जो हम कॉन्फिडेंस से कुछ ट्रीट करते हैं जी. उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है. हमने हिपोक्रेटिस ओथ जब ली थी तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने हमें याद दिलाई जाती है बार बार के आप किसी इंसान को ट्रीट कर रहे हैं, आप समझिए वो खाली हार्ट इंजर नहीं है जिसमें जान है खाली, आप एक इमोशनल लेवल पे भी पेशेंट के साथ थोड़ा अटैच करते हैं जी. और साथ ही में आपको उस पेशेंट की फैमिली बैकग्राउंड को भी अंडरस्टैंड करते हुए आपने उनको सलाह देनी है कि आप किसी को गलत सलाह नहीं देंगे, आप किसी को सही सलाह देंगे. आजकल एंटीबायोटिक्स बहुत अब्यूज़ हो रहे हैं, इसी है क्योंकि किस इंसान को क्या देना चाहिए वो एक लोकल फिजिशियन के लेवल पे, फैमिली फिजिशियन के लेवल पे सही ढंग से नहीं अगर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस डेवलप होता है. तो मुझे ऐसा लगता है जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ में आप किसी को एक सेवा भी कर रहे हैं, साथ में आप प्रोफेशनली भी किसी को गाइड कर रहे हैं, एक सेटिस्फैक्शन बहुत मिलती है. आप बोलते डॉक्टर्स का लाइफ और डिफरेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट, उसमें कोई शक नहीं है. लेकिन जो घर पे जाके एंड में जब कोई बीमार इंसान आपके पास आता है और 5 या 10 दिनों के बाद एक हैप्पीनेस उसके चेहरे पे आती है और आपको तो वो थैंक यू बोलता है जी, वो एक बहुत बहुत आरामदायक सुकून नींद का एहसास मिल जाता है उसी टाइम पे कि भाई हमारे कुछ सेटिस्फैक्शन हमें मिली कि हमने इतना मेहनत किया था. और वो सेटिस्फैक्शन पैसे और रुतबे से बहुत अलग है, वो पीस ऑफ माइंड देता है. सेवा डेफिनेटली थ्रू दिस आई वुड से. टोटली अग्री था सर. अगर ब्रीफ में मैं कर दूँ, सारी चीज़ों से अग्री हूँ और यही मैं भी बताना चाहता था. और ब्रीफ हम करें अगर तो 3 पॉइंट है बेसिकली. MBBS डिग्री अगर बात करें कि मेडिकल जो पूरा ब्रुक है, जैसे जियोपैथी है या ट्रीटमेंट चॉइसेस, उसमें MBBS डिग्री फिर भी एक्सेल कर दी है. अगर आप कंपैरिजन ऐसे करोगे कि ये स्ट्रीम और ये स्ट्रीम, तो कोई कंपैरिजन नहीं है. उनका वे ऑफ ट्रीटमेंट अलग है, MBBS में अलग एलोपैथिक दवाई है और उनकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग है. पर
अगर आप ये सब अदर डिग्रीज पास आउट होके भी एलोपैथिक दवाइयाँ लिखने वाले हैं, आप ना जो कोर साइंस है आपका वो यूज ही नहीं करने वाले, तो ऑब्वियसली आप MBBS इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि आप जिसमें कॉम्पिटेंट हुआ वही वे में जाके आगे ट्रीट करो। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि अगर कैरियर वाइज, तो MBBS में कैरियर मतलब मेडिकल स्ट्रीम में कैरियर विथ MBBS की भी, एंड अलग कैरियर जैसे इंजीनियरिंग है या कोई IT में जा रहा है कुछ, तो उस हिसाब से भी आपको ऐसे IT वाले मिल जाएंगे जिनको जॉब नहीं लगती है या वो IT पढ़ के कुछ और कर, आपको ऐसे इंजीनियर्स बहुत सारे मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग पास करके भी आप कुछ और बिजनेस कर रहे हो, कहीं और अच्छा भी कर रहे होंगे, उसकी बात नहीं, पर आप इतने साल उसमें डाल के फिर आप वो काम नहीं करते हो। आपको ऐसे डॉक्टर, नंबर ऑफ डॉक्टर बहुत कम मिलेंगे, उसमें भी होंगे वो बहुत कम मिलेंगे जिन्होंने MBBS किया है, और क्योंकि उसमें दूसरा भी प्रॉब्लम होगा कि हार्ड कोर कुछ और करना चाहते थे पहले से, पर आप तब आपको कैरियर चॉइस बराबर नहीं मिली, आप अच्छे पढ़ाई में अच्छे थे तो आपने MBBS कर लिया और अब आप अलग काम कर रहे हो। पर अदरवाइज आप कहना मैं ये चाहता हूँ कि MBBS करके कोई खाली नहीं बैठता, आपको एक जॉब सिक्योरिटी है। बहुत सारे डॉक्टर हो गए, कोई ऐसा बोल रहा है, फिर ये आप मुझे एक ऐसा डॉक्टर दिखाओ जो काम नहीं कर सकता, बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर है, कैरियर बहुत अच्छा होता है, जॉब आपको शायद ना मिले पर आप खुद का भी कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड आराम भी बह सकते हो, और बहुत सारी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रजिस्ट्रार और मतलब ऐसे MBBS भी आप अच्छा ही कर सकते हो। और दूसरा ये है कि दूसरी स्ट्रीम से ज़्यादा इसमें स्पेशलिटी के भी ऑप्शन बहुत होते हैं, नो डाउट उसके लिए पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए तभी ये सब होगा, पर वो तो हम प्राइमरी देके ही चल रहे हैं कि आप अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो और फिर आप कैरियर चूज करना चाहते हो। और थर्ड थिंग जो होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई अगर फाइनेंस में कर रहा है और पूरे जिंदगी काम कर रहा है, फिर भी अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कई बार ना कुछ अलग ढूंढता है, कोई और सेक्ट में जुड़ जाएगा है, क्योंकि उनको उस फाइनेंस के बिजनेस में या कहीं पे भी जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, जॉब सेटिस्फेक्शन, वो बहुत बार नहीं आती। कोई टीचर के पेशे में जो होगा उनको बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि वो चीज़ों को पढ़ा रहे, कहीं जाके वो फ्री में भी पढ़ा लेंगे, तो टीचर की जॉब उस हिसाब से आपको बहुत ही सेटिस्फेक्शन देती है अपने काम से, तो वो एक बहुत अच्छा जरिया होता है कि अपने काम से आप जुड़े रहते हो। इसलिए टीचर जनरली रिटायर्ड नहीं होते, पेशे से शायद हो जाए पैसों से, पर वो अदरवाइज नहीं होते, वो पढ़ाते ही रहते हैं, एक बच्चे को लेके भी पढ़ाते रहेंगे, मतलब उनका वो काम चालू। ऐसे ही MBBS डॉक्टरों का भी रहता है कि आप चाहे पैसों के लिए काम करना एक दिन बंद कर दे, पर आप फिर भी वो नॉलेज आपके अंदर है और आप वो करते ही रहते हो, आप हमेशा प्रिस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं लिखते ही रहते होते, क्योंकि वो आपके है, वो एक सेटिस्फेक्शन भी देता। इसलिए दूसरे कामों में सेटिस्फेक्शन जो मिलता है उसमें ढूंढना पड़ता होगा, पर डॉक्टर के पेशे में कोई सर्जन सर्जरी करता है या कोई डॉक्टर किसी को ठीक करता है, तो उसमें अपने आप वो चीज आ जाती है। किसी में शायद फीचर्स ऑफ डॉक्टर्स को अटमोस्ट रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल, हाँ, वो भी गिवन साइड फॉर, तो उस हिसाब से अब बहुत इजी गोइंग स्ट्रीम हो जाती है पढ़ाई के लिए, उसके लिए भले डिफिकल्ट हो, पर आपको अगर चूज करना है तो आप सेफ है। मैं नंबर 1 नंबर 2 की बात नहीं करूँगा, बट वो बहुत सेफ है, फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल है, सेफ है, और आप अदरवाइज भी कैरियर ऐसा अच्छा कैरियर है, सब वो ये नहीं बोलेगा। अब किसी को यूट्यूबर बनना है तो आपके माँ बाप हमेशा आपको पहले ना ही बोलेगा। अब यूट्यूबर बनना गलत तो नहीं है, पर आप सोसाइटी में जाओगे तो आपको दोनों प्रोन्स एंड कॉन्स मिल जाएंगे। डॉक्टर्स में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कौन बोलेगा डॉक्टर मत बनो, अगर आपका रैंक आया है, आपको भी डॉक्टर करना है, तो कौन आपको ऐसा फ्रेंड या कोई पेरेंट्स से वो समझता है में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बोले कि डॉक्टर बन के तू क्या करेगा, ये नहीं है। तो मुझे इस हिसाब से MBBS डिग्री में ऐसे ही उसको करना चाहिए। आप दोनों के जवाब में इनफैक्ट मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे ही दिया है कि आज के वक्त में हम MBBS की संभावनाओं को कैसे वो जवाब शायद हमने ऑलरेडी कवर कर लिया आज। पति जी, आपसे एक सवाल है कि आज के जो यंग एस्पिरेंट्स हैं, जो नीट क्वालिफाई कर चुके हैं और हम उन्हें प्रोस्पेक्टिव डॉक्टर के तौर पर अगर हम देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो व्हाट शुड बी योर मैसेज टू हियर? यही जो मैं तो डेफिनेटली करना चाहिए। अगर आपके दिमाग में अभी भी ये सवाल है कि मुझे मिल रहा है एडमिशन और मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और तो डेफिनेटली लेना चाहिए। अब कुछ ऐसे भी होंगे जिनको यहाँ पे नहीं शायद मिल रहा हो, लैक ऑफ कॉलेज, नंबर ऑफ कॉलेजेस,
नंबर ऑफ 6 की वजह से थोड़े बहुत मार्क्स तेरी अगर रह गए, आपको इजीली अगर कहीं बाहर जाकर मिल रहा है, और कोई करियर चॉइसेस अगर आपके दिमाग में नहीं आ रही है, क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट थे, आपने बहुत 4 साल से आप यही सोच रहे हो कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा, और अभी आपको ये सवाल है कि बाहर जाके करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली करना चाहिए। अगर आप अच्छे स्टूडेंट थे, 4 साल से आप यही सोच रहे थे, अभी तक आपके पास प्लान बी है भी नहीं, तो फिर डेफिनेटली करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था। मेरे पास प्लान बी भी वही था कि अगर यहाँ MBBS नहीं मिला, अगर रैंक नहीं आया, तो मेरा प्लान भी ये था कि कहीं और जाके हम ऑप्शन ढूंढेंगे कि अब्रॉड, हाँ हो सकता है, इम्पॉसिबल है कि, तो डेफिनेटली करना चाहिए। उसके बाद के रास्ते हैं, क्योंकि आप वापस आके अच्छे स्टूडेंट हो, आप अच्छे डॉक्टर बनोगे, तो वापस आके अच्छे से यहाँ पे वापस स्टार्ट भी कर सकते हो। मतलब कुछ छूट नहीं जाता है इन जनरल, आपका 6 महीना या हार्ट भी बन गया, उससे ज़्यादा आपका कुछ छूट नहीं ना। ये सवाल आप दोनों के लिए है। वैसे थोड़ा रोचक सवाल है। आपका जो ये डॉक्टर बनने का सफ़र, मैं मानता हूँ कि काफ़ी चुनौतियों से भरा हुआ होगा और शायद दिलचस्प भी रहा होगा, तो इसके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताएं। ये रियली रोचक सवाल है, और मैं अपनी थोड़ी मेमोरी लेन में जाऊं पीछे। मेरी डॉक्टर बनने का जो सपन है एक्चुअली मेरे चाइल्डहुड से स्टार्ट हो गया था। मेरे हेरिडेंस में लेजेंडरी डॉक्टर्स रहे। मेरे नाना जी बहुत फेमस डॉक्टर सुदर्शन त्रेहन है पंजाब से। ही वॉज अ वेरी रेनाउंड MBBS डॉक्टर एट दैट टाइम। और अभी आप जाएंगे उस एरिया में तो उनका पुतला भी है। तो मैं जो बड़ी हुई हूँ देखते हुए, आइजियन था मेरे पास, और उनके किस्से सुनते हुए कि पेशेंट तो बिल्कुल ठीक होते ही थे उनसे, बट उनका जो नाम था इट वाज बिकॉज कि वो इंसान इतने सेल्फलेस थे कि कोई इंसान, कोई गरीब आ भी रहा है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उनको भी वो दवाई तो देते थे, साथ में और क्या हेल्प करते थे। तो मुझे लगता था कि ही वॉज लाइक अ डबल डॉक्टर। डबल डॉक्टर मीन्स कि भाई आप फिजिकल बॉडी को तो ठीक कर रहे हैं, साथ में जो उसकी दुविधाएं हैं लाइफ की, उसको भी आप हेल्प कर सकते हैं सॉल्व करने के। तो मुझे लगा कि एक डॉक्टर बनने के बाद एक मानसिक स्थिति एक इंसान की कितनी अच्छी और पॉजिटिव हो जाती होगी कि इंसान को, लोगों को लगता है डॉक्टर में बहुत पैसे हैं, पैसे, इंसान पैसे का कितना क्या कर सकता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, बट साथ में अगर आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, एक लेवल हो जाता है ना मनी के बाद, तुम्हें यू नॉट क्रेव इट टू मच, बट वो एक आइडियल इंसान रही मेरी लाइफ में। उसके बाद मेरे पिताजी डॉक्टर विनोद पथरिया, इज़ अ वेरी सीनियर फिजिशियन इन सूरत। वो इंडिया की मानो द रिनाउंड PGI चंडीगढ़ से पास आउट हुए MD मेडिसिन। उनकी नॉलेज और एनालिसिस, सो बेसिकली मुझे लगता है आज के ज़माने में AI तब इतना टूल उसने नहीं पकड़ा था जब वो MBBS कर रहे थे, लेकिन उनका एनालिसिस ऑन एवरीथिंग एक डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है समझना कि किस पेशेंट को कौन सी दवाई नहीं देनी चाहिए और कौन सी दवाई देनी चाहिए। सर्जन का होता है कि भाई किसको सर्जरी नहीं करनी है, इस पेशेंट में सर्जरी इंडिकेटेड नहीं है। वो एनालिसिस मैंने उनसे सीखा और मुझे लगा कि it is a very analytical branch where I have to analyze things, and it was very interesting actually कि भाई मैं आपको एक किस्सा बताऊं, तो जब मैं MBBS में एंटर करने ही वाली थी, तो उससे पहले भी, क्योंकि मेरे पिताजी आते थे ऊपर 12th में 11th में भी, मैं नीचे उनके पास, हमारा हॉस्पिटल नीचे था और घर ऊपर था, तो मैं जाके ऐसे बैठती थी उनके पास। तो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता था कैसे वो जैसे एनालाइज करते थे। और फिर मैं जब रास्ते में जा रही हूँ उनके साथ कहीं, तो मैं अपने पापा को बोलती, पापा देखो ये, मतलब इट वाज नॉट कि भाई मुझे कुछ करना पड़ा, बिकॉज मैं उसी फील्ड मेरी, मुझे कुछ जैसे इन्होंने बोला प्लान नहीं था, नो प्लान, कोई और प्लान था ही नहीं। आई कुड नॉट बिकम एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट बीइंग अ डॉक्टर हु कुड बी हेल्पफुल in whatever way because it's a legacy. So it was a legacy, and yes, when you enter MBBS, your father is going to be just helping you in guiding regarding the education, but आपको अपनी लड़ाई कूद लगनी पड़ती है। और I would say कि one of the toughest branch, इसमें कोई दो राय नहीं है, because क्या होता है, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, कॉमर्स में और आर्ट्स में, वो उस टाइम पे लिटरली मज़े कर रहे होते हैं और उनके एग्ज़ाम से
पहले के 1-2 हफ्ते हम देखते थे वो पढ़ाई में इनफैक्ट इसमें शाहरुख मेरा सवाल आपसे ये होने वाला था कि व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर? मतलब उस टाइम पे एक जुनून होता है ना टू बिकम अ डॉक्टर, उसको ये चीज़ नड़ती नहीं कि अरे मेरे फ्रेंड्स तो बहुत दूर है, मैं बुक्स में हूँ। यस, और आज के ज़माने में आई फील अभी के स्टूडेंट्स बहुत लकी हैं Yeah. बिकॉज यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, टीचर्स अच्छे टीचर्स ऑनलाइन पे पढ़ाते हैं, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो हमें लगता है यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं, एक्चुअली बहुत दूसरे प्लेटफॉर्म पे बच्चों ने एक्सप्लोर किया एकदम प्लेस बहुत इजी है समझना, और यू नो इट बिकम्स वेरी इजी टू गो थ्रू, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, बट येस आपको जुनून होना चाहिए और आपको दूसरों को देखकर अपनी चीज़ें नहीं देखनी है। वो जैसे लाइफ में भी हम बोलते हैं यू कांट कंपेयर टू पीपल, अगर आप फोकस हो किसी चीज़ में कि मुझे करना है, और आपको आपको दूरदर्शी होना पड़ेगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो इन चीज़ नती नहीं बनना। कई लोगों को लगता है क्यों ले लिया, मतलब वो बनना नहीं चाहते थे, उन्होंने फेम गेम में शायद डॉक्टरी लेगी, बट स्ट्रगल तो रहती है, हार्डशिप्स जनरली हार्डशिप इंसान को ना बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जो मेरी पर्सनैलिटी थी बिफोर MBBS इट चेंज्ड, MD में और चेंज हुई, मेरी पर्सनैलिटी सुपर स्पेशलिटी के दरमियान और चेंज हुई, एंड आई रियली बिकेम अ बेटर पर्सन। आई पर्सनली फील दैट बिकॉज एक ठहरा बार रहता सो जैसे पथिक ने बोला स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक इंसान जितना भी पैसा कमा ले अगर वो स्पिरिचुअली स्टेबल नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है, तो क्या फ़ायदा है। एक तब बन जाता है दिमाग, कोई भी सिचुएशन से बाहर निकलना। आई एक्चुअली यूज्ड टू से ब्लैक ममांडोज जैसे होते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन को करना हैंडल, खाए पिए बिना, हम रेजिडेंसी में खाए पिए बिना 24/7 काम करते थे, तब हमें हमारा जॉब में ही लगता था, इट वॉज ऑलवेज अ पैशन। सो यस, आई वोंट कॉल इट एज अ स्ट्रगल फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर, बिकॉज स्ट्रगल तब लगती है जब तुम्हारा पैशन नहीं क्या, आई फील लाइक। और देखिए हार्डशिप तो आने वाले हैं, वो ये प्रोफेशन ही ऐसा है, ये डिमांड करता है हमारा बहुत सारी पैसा ऑफ एग्जांपल्स। पैशन एंड परसिवरेंस अगर आप में है तो आप A1 MBBS डॉक्टर बन सकते हैं। और डॉक्टर बनना है तो एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहिए। अगर आप में पैशन है कि आपको बनना है डॉक्टर, आपका क्या एम है लाइफ में आगे जाके, तो बिल्कुल बनिए अपना पूरा। और जो आपने अपना बेस बना लिया MBBS में, वो आपको डेफिनेटली MD में और स्पेशलिटी में बहुत हेल्प करता है। तो वो बेसिक चीज़ है। आप अपने फ्रेंड्स को या अपने पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को देखते हुए खाली सुन के नहीं, आप पहले देखिए कि आपके अंदर क्या आपको ये चीज़ उत्तेजना दे रही है कि आपको डॉक्टर बनना है। और अगर आप ये चीज़ आप ढूंढ लेते हैं अपने अंदर की इनर फायर टू बिकम अ डॉक्टर, और MBBS इज गोइंग टू द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन। देयर आर वेरी गुड वेज अवेलेबल नाउ। आप जैसे कंसल्टेंसी फर्म्स कैन डाइट चिल्लट कि भाई क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब ये एग्ज़ाम्स हैं नीट, और ये ऐसे एग्जाम है जिसमें आपका वो उतने समय में आपकी इतनी पढ़ाई का एनालिसिस हो जाता है जी। तो कई बच्चे नहीं उसमें से बाहर नहीं कर पाते, उस टाइम पे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। लेकिन अभी ऑप्शंस अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो आई थिंक आप लोग गाइड कर सकते हैं बच्चों को। तो लेकिन अगर आप में इनर फायर है एक डॉक्टर बनने की, तो मुझे लगता है चीज़ें हो सकती हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज ऑफ इट। अगर इनर फायर नहीं भी है, और कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी तक, मैं सबके लिए बैलेंस चॉइस रखता हूँ, अगर 12th हो गया है या तो नीट की प्रिपरेशन हो गई है, पर वो ऐसा नहीं है कि पैशनेट अबाउट समथिंग, नॉट अबाउट डॉक्टर बट नॉट अबाउट एनीथिंग, वो ओपन है फॉर एवरीथिंग, तो वो लोग अपनी कैरियर चॉइसेस में भी फिर भी डॉक्टर या MBBS को रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप फिर प्रैक्टिकली एडवांटेजेस अगर देख रहे हो, तो आप फिर सबसे पहले ये देखोगे कि इसमें सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा अच्छी, तो वो भी MBBS डॉक्टर में। हाँ, ऐसा नहीं होगा इंजीनियर या IT फर्म जैसी बहुत ही 23 साल के लड़के को जो जॉब के पैकेजेस मिल जाते हैं, वैसे आपको नहीं मिलने वाले। और शायद 23 साल का बच्चा जो इंजीनियरिंग में एक्सेल करके जो शायद कमाने लगेगा आपका फ्रेंड, आप शायद अभी तक 15-20 हज़ार का इंटर्नशिप का, आपका MBBS भी ख़त्म नहीं हुआ, राइट। आपका MBBS ख़त्म होगा, इंटर्नशिप में हमारे स्टम तो 4,000 बीतता, तो शायद अभी थोड़ा ज़्यादा मिलता है, 4,500, तो हाँ 4,500 मिलता है। तो उस हिसाब से आप बहुत ही पीछे रहोगे कुछ सालों तक, और आप डिपेंडेंट हो गए अपने पेरेंट्स पे। क्योंकि MBBS के कोर्स में आपके पास पार्ट टाइम जॉब करने का इंडिया में ऐसा टाइम नहीं रहता,
क्योंकि 9 to 5 तो आप कॉलेज जा रहे हो और उसके बाद पढ़ाई कर रहे हो, और एवरी 1 or 2 मंथ्स में तो छोटे छोटे एग्जाम इस तरह एग्जाम्स रह जाते हैं। ये कह सकता हूँ कि ये आपके सब्र की सबसे बड़ी चुनौती रही होगी। हाँ, अगर मॉनेटरी बैकअप मॉनेटरी बैकअप नहीं है, आपके पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते थे कि आप पढ़ाई के बाद 2-3 साल की पढ़ाई के बाद हेल्पफुल हो जाओगे, तो आप नहीं हो पाओ, आप चाहते हुए भी नहीं हो पाओगे। और इसलिए आप क्या करोगे, आप अपना खर्चा बहुत कम कर देते हो। जो बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं वो अपना खर्चा बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं कमा रहे हैं। अब 25 साल की उम्र में भी वो घर से ले रहे हैं, पेरेंट्स से मान रहे हैं, जो कि अगर इतना वेल्दी फैमिली नहीं है और किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है जी कि अभी भी आप नहीं कुछ अर्न कर रहे हो, तो आप अपने खर्चे बहुत छोटे कर देते हो। आपको हमें हर जगह पे कहीं पे भी जब खर्चा हो रहा है तो आपको कुछ जा रहा है ऐसा दिखता है, राइट। तो आप पेट्रोल भी आप बहुत ही ये करके वो करोगे, आप बाइक शेयर ज़्यादा करोगे, आप 3-3 में जाओगे, आप 2-2 में ही ट्रैवल करोगे, कम घूमने जाओगे। अगर लंबा दूर जाना है तो आप ये सब चीज़ें देखते हो, आप कपड़े भी कम खरीदोगे, आप सब कुछ ऐसा देखते हो। तो ये सारी चीज़ें भी दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर और उसके बाद आपने ये फैसला किया है कि MBBS के बाद आप आगे भी पढ़ोगे, जो आप अभी पढ़ोगे, क्योंकि कोई नहीं रोकने वाला है यहाँ पे। तो MBBS के बाद आप आगे भी कोर्स करोगे, आप 30 के हो जाओगे, और वहाँ पे भी ख़त्म नहीं होता है। अगर नॉन सर्जिकल ब्रांच है तो आपका ख़त्म हो जाता है, और आप पर उसके बाद भी सब स्पेशलिटी भी है उसमें भी। जैसे MD कर लिया, उसके बाद एंडोक्राइनोलॉजी है जैसे मैडम ने किया है, तो और 2 साल उसमें, तो 3 साल उसमें। क्योंकि कोर्सेज कोई भी ऐसा नहीं है कि 1 साल में ख़त्म हो जाए, आपको उसके लिए भी वापस 3 साल ही देने हैं। अगर सर्जरी भी किया है, सर्जरी ख़त्म करने के बाद वापस आप पोस्ट ग्रेजुएशन में के बाद सुपर स्पेशलिटी में गैस्ट्रो सर्जन बनने जा रही है, या कार्डियक के लिए वो करोगे, या किडनी के लिए अगर आप है तो नेफ्रोलॉजिस्ट बनोगे, या सर्जन बनोगे, न्यूरोलॉजिस्ट बनोगे, न्यूरो सर्जन बनोगे। तो हर एक में ब्रांचेस में और साल चले जाएंगे। अब सर्जरी करके अगर आप आए तो आपका हैंड्स ऑन इतना नहीं हो गया होगा कि आप इतने कॉन्फिडेंट फील कर रहे, तो आप हो सकता है अपना प्राइवेट क्लिनिक करने से पहले कहीं और चाहोगे कि 1-2 साल और जॉब करना। सो अभी ये हो जाएगा कि आपका फ्रेंड जो 22 साल की उम्र में जॉब ढूंढ रहा था, आप 35 साल की उम्र में जॉब ढूंढ रहे हो। सही है। ठीक है, और आपकी जर्नी जो स्टेबिलिटी वाली बात करते हो वो तब चालू होगी जब आपके फ्रेंड का बच्चा जो है वो अभी आपके पास काउंसलिंग लेने आ रहा है कि मैं क्या करूं करियर में, और यहाँ पे आप खुद भी अभी यही सोच रहे हो कि अब मैं अपना प्राइवेट कहाँ डालूं और कब अपनी लाइफ को स्टेबल सब। तो ये एक चीज़ है जिसको भी आपको वो रखना चाहिए। ये एक चैलेंज होता है, पर यह हंसते खेलते हो जाता, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ है वो टनल के पीछे तो लाइट है ना, वो दिख रही है कि वो लाइट ब्राइट है, और शांति के आपका पता है, याद है ना, जैसे ही बाहर आओगे आपका हो जाएगा। फैमिली भी कंट्रीब्यूट करती है। हीराज धोनी का बात और किस्से सुनकर 2 डॉक्टर्स की याद आ रही है। एक हमारे गांव में डॉक्टर विष्णु हुआ करते थे, जो सिर्फ इलाज नहीं करते थे पेशेंट का, उनके घर भी जाया करते थे हालचाल पूछने के लिए, और दवाई के साथ साथ खाना भी देकर आते थे। ही वॉज द ओनली डॉक्टर अवेलेबल इन आर विलेज इन दोज डेज। दूसरे एक डॉक्टर से मैं मिला था एक फिल्म वर्कशॉप में, सूरत में एक फिल्म वर्कशॉप किया था, वो राजकोट से है और सिंधी है किसी का, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ही वॉज अ ह्यूज चार्ली चैपलिन फैन, ह्यूज चार्ली चैपलिन फैन। यानी हर साल चार्ली चैपलिन की बर्थ एनिवर्सरी पे आज की तारीख में भी वो राजकोट या जहाँ पर रहते हैं प्रोसेशन निकालते हैं, और उसमें छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सारे चार्ली चैपलिन की तरह ड्रेस्ड हैं, एंड दे परफॉर्म चार्ली चैपलिन सीट्स। और वो दवाई के साथ साथ चार्ली चैपलिन की DVD सबको ले अपने सारे पेशेंट्स। तो एक्चुअली डॉक्टर अपने शौक है ना, बहुत इजीली ऐसा कर सकते हैं। स्पेशली मैं एक बात बताऊं, अब मैं जैसे अब कई बार है ना वो रील्स आती है जिसमें लोग रील ऐसी बनाते हैं कि इसमें रास्ते पे किसी को आज मैंने मदद कहा, और Day 1 ऐसा, यस Day 2 ऑफ हेल्प ऐसा, Day 2, 3, 4 ऐसा चलता है कि मैंने आज किसी को। ये डॉक्टर हमारे लिए बहुत ईजी है एग्जैक्टली, कि हम मतलब जब भी चाहे तुरंत किसी को मतलब आपको भगवान बहुत अपॉर्चुनिटी देता है आपके प्रोफेशन में हेल्प करने की, जो किसी और को नहीं मिलता। जैसे कोई मेरा पेशेंट है तो ज़्यादा नहीं चढ़ सकता है,
और कोई आके रिक्वेस्ट कर सकता है, आप इजी ना भी बोल सकते, ठीक है। पर आपको बाबा ने मौका दिया है कि आप हेल्प करना चाहते हो, आप एक स्टेप फर्दर लेना चाहते हो, आप बोलोगे कि मैं नीचे आके देख लेता हूँ, तो आप सब कुछ छोड़ रहे हो, नीचे जा रहे हो, पेशेंट गाड़ी में नीचे बैठा है क्योंकि वो ऊपर नहीं आ सकता, आपने वहाँ हालचाल पूछ लिया, वहाँ देख लिया, वहाँ प्रिस्क्रिप्शन दे दिया और आप अब ऊपर वापस आ गए। नो डाउट आपने जीतर पेशेंट का टाइम उसमें दे दिया है एक पेशेंट को, पर वो जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा और वो पेशेंट जो आपको दुआएं देगा वो नहीं कोई और जगह से नहीं सकता। और दूसरी चीज़ कि ये इतना इजीली किसी को हेल्प करने का मौका जी और भी प्रोफेशन में आई डोंट थिंक दी सकते। नहीं बिल्कुल सर, ट्रू, सही रहा। एक सवाल और इसके साथ जोड़ देते हैं, जो आजकल ये ट्रेंड चला है कि लोग अब्रॉड जाकर MBBS करते हैं। जॉर्जिया है, रशिया है, यूक्रेन है, फिलीपींस है, मलेशिया है, लोग नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तक जा रहे हैं। तो हाउ मच डू यू एग्री विद दिस पार्ट कि भाई अगर यहाँ मौका नहीं मिल रहा है तो MBBS बाहर जी भी ज़्यादा आप कर। ब्रॉड बेशन है अगर कि अग्री कर रहे हो कि नहीं, तो मैं कर रहा हूँ। हमारे टाइम पे भी ऐसा देखा जाता था कि बाहर हो जाते हैं जिनको यहाँ नहीं मिला था, अग्री। वो तो सबका यही होता है कि घर पे रह के पढ़ने में किसको अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पे मिल रहा है तो हम यही चाहेंगे, और बाहर जाने को लोग थोड़ा नीचा देखते हैं। पर एक टाइम के बाद, आज से अब ये सोचो कि बन के आने के 10 साल बाद क्या ये मैटर करता है? नहीं करता। आपका पैशन अगर है, आपके पास कोई प्लान भी नहीं था और आपके पास यहाँ पे नहीं मिल रहा है अगर, तो आप इसको चीज़ को छोटा मत समझो, आप अपने पैशन को फॉलो करो, जाओ, पढ़ो, डिग्री ख़त्म करो, बाकी के रास्ते बाद में खुल ही जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है जो हमने बात की थी चालू करने से पहले, वो सीधा USMLE क्रैक करके अभी वहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बन चुका है, राइट। चाइना से पास आउट होके डायरेक्ट ही वहाँ पे। मेरा एक दूसरा फ्रेंड है जो यहाँ पे वापस आ गए, पीडियाट्रिशियन यहाँ से किया पीडियाट्रिक, और अभी वो MD पीडियाट्रिशियन, और अभी तो नियोनेटोलॉजिस्ट है, इनफैक्ट अपना खुद का ICU चला रहा है। अब क्या मुझे उसको देख के ये याद भी आता है कि उसने कहाँ से इनका बेस दिया? नहीं आता। अभी जितना वो अभी कर रहा है अपने काम में, इतने सारे बच्चों को ठीक कर रहा हो, क्या वो बच्चे उनको पूछ के आ रहे हैं अभी कि आपने चाइना से MBBS किया था कि इंडिया से किया था? उससे कोई फर्क नहीं। फॉर स्किल मैटर्स, आपका एक्सपर्ट इज दैट। और अगर आप स्किल में अच्छे नहीं हो तो आप यहाँ से पढ़े हो तो भी अच्छा नहीं कहो, सही। आप पेशेंट को आप ठीक नहीं कर रहे हो, तो आपने यहाँ से MBBS किया होगा तो भी आप ठीक नहीं कर पाओ। सो आज से 10 साल या 15 साल बाद वो कोई मैटर नहीं करता कि आपने कहाँ से किया था। जैसे ये क्राइटेरिया है कि आपकी यही कैरियर चॉइस है, तो आप डेफिनेटली फुलफिल करो, कहीं पे जाके भी करो। हाँ, वहाँ से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप अब, जैसे अपना ऑप्शन दिए कि बांग्लादेश है कि भूटान है, तो पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री होना चाहिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये सारी चीज़ें आप देख लो कि लैंग्वेज कितने ऑप्शंस है, कहाँ जा सकते हैं, और वहाँ पे सब जगह में से सबसे बेस्ट क्या है। So that's why Learnopedia Institute and Consultancy promote Georgia, and we have our good reasons for that. Affordable fees के साथ साथ सब politically stable country, और मेन इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि पढ़ाने के साथ साथ वो यहाँ की जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी प्रिपरेटरी क्लासेस भी करवाते हैं। तो वेस्ट है भाई। सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, अगर बच्चे को वहीं पे प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है। एंड इट्स अ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, सो इट हैज इट्स ओन रेगुलेशन इन वर्ल्ड वाइड। ये बहुत टाउट होता है। इमें भी जब हमारे टाइम पे अगर कोई जाता था तो हमें लगता था कि फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कि वहाँ जाके उनकी अगर वो डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं। जी, यहाँ आगे पता, मतलब 5 साल के बाद आपको पता चल रहा है कि वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज ही नहीं थी उनकी कंट्री में भी। राइट, क्योंकि यहाँ से जिसने भेजा था वो आदमी अभी तो कुछ और ही काम कर रहा है, या तो सूरत से चला, मतलब सिटी में ही नहीं है अभी वो चला है, आप किसको पकड़ोगे का? तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि वो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी वो, और आपको गाइडेंस ठीक से मिले। Georgian one country which allows part-time working for MBBS students. फिर भी उसको भी, तो फिर वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। That's true. आकर्षण जी, आपके लिए एक सवाल है। पर ये आई थिंक फिर कैसे, मतलब काम
जैसे मैं नहीं चाहूँगा कि बच्चा पढ़े, हाँ 5 बजे तक पढ़े और फिर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरे, हाँ राइट. कि कहीं पे वेटर बन के कहीं सर्व करता है. So they are up to work in the allied health sectors. ओके. So that is the best part. यानी ये सवाल अब मेरे मन में भी सबसे पहले आया था कि अगर बच्चा MBBS की पढ़ाई कर रहा है या तो हम करते थे पर बिना पैसों पे चल, बिना सुनिए पैसे जैसे हम अगर जो NGOs है अपने रिलेटिव डॉक्टर को ढूंढते थे जहाँ पे हम बोलते थे कि सर आपके पास ही यूनिट में हम 6 बजे के बाद आ जाए 2 घंटे ताकि हमें भी इंजेक्शन मारना और वो कैसे इंट्राकेट डालना है वो थोड़ा समझ में आए, दवाइयों के नाम याद है, आप जैसे ट्रीट करते हो देखा होंगे शेयर सके, तो वो हम फ्री में करते थे. सो NGOs है वैसे अभी पैसा मिल रहा है तो और अच्छी बात है. तो ये सारी जगहों पे उनको काम मिलता है. गुड. सो दे गेट एक्सपीरियंस एज वेल, एक्सपोजर अच्छा मिलता है. और ये USA में और उसमें दूसरी स्ट्रीम में तो कंपलसरी होता है कमाई से कि आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो या यस तो वो एज ए इंटर्न आपको बाहर किसी प्राइवेट फॉर्म में भेजा जाता है और वहाँ से भी आपका स्कोरिंग वगैरह लेते हैं वो लोग कि उन्होंने कैसा किया था और एक चांस भी देते हैं कि पास आउट होने के बाद अब वही फॉर्म में वापस जॉब. They need PSW पोस्टली वर्क वीजा फॉर 2 years. ये कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है. आकर्षण एक सवाल ये कि हमेशा जब भी हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं खास करके इंडिया और अब्रॉड तो देयर इज ऑलवेज अ कंपैरिजन ऑफ द करिकुलम कि भाई करिकुलम कैसा होगा या होना चाहिए या सिलेबस कितना कॉम्पिटिटिव है या बेहतर है. तो उस पर्सपेक्टिव से आप क्या सोचते हैं? अगेन जैसे प्रतीक ने बताया भी डाउट बहुत रहता है. डाउट बहुत सारी चीज़ों का रहता है. पहले तो आप जहाँ जा रहे हैं आपको किस लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है. जैसे हमारे कोई फ्रेंड्स चाइना वैसे तो आपको भाई चाइनीज़ सीखनी पड़ती होनी पड़ेगी. So Georgia is advantage in the top programs. हाँ On that is gracious. So yes, that is क्योंकि आप उस एक तो MBBS है इतना डिफिकल्ट, ऊपर से आज उनकी लैंग्वेज पढ़ के आप उनकी लैंग्वेज में पढ़ाई करेंगे. जस्ट मॉडिफाई कर लैंग्वेज में पढ़ाई तो नहीं पर उनका एक सब्जेक्ट रहता है कि आपको चाइनीज सीखनी है और कि पेशेंट को आप कैसे कम्युनिकेट करें. क्योंकि जब क्लिनिकल साइड आएगी जब आप जब उसका सिम्टम आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. सिम्टम्स तो आपको उनके लैंग्वेज से आपको सिखाते सिम्टम्स तो आपको उनके लैंग्वेज में ही पेशेंट से बात करनी पड़ेगी. तो आपको उनकी लैंग्वेज तो आनी चाहिए. अब पढ़ाई लैंग्वेज तो अच्छा दे रहा है आप. सो एक ये चीज़. दूसरी चीज़ वहाँ पे कितना आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिल रहा है. आप MBBS की पढ़ाई खाली बुक्स में नहीं कर सकते. एक इंसान को आप एक रोबोट को चलिए आप बुक पढ़ा दीजिए वहाँ है तो डॉक्टर बना के कहीं बिठा से हैंड्स ऑन कितना मिल रहा है, टीम एक्सपोजर कितना मिल रहा है. दैट इज़ ऑल्सो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. थर्डली द एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो बच्चे घर पे यहाँ नहीं पढ़ पा रहे हम यहाँ पे पढ़ पाए हैं तो एक मेंटल स्लॉप जब कभी कभी हो जाता है पढ़ के तो ये है सम रिक्रिएशन के बीच वाली फैमिली है यहाँ पेरेंट्स में इसे बहुत मैटर करता है. तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है बच्चों के लिए दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी असाइन प्रोसेस कैसा है फर्स्ट स्टेप से वेल है और फिर कैसा है बच्चे कैसा They have a provision of Indian food as well. वाओ दैट्स कि आपसे जो अच्छा था चला है और कंट्री भी बहुत अपने से बहुत सारे बच्चे वहाँ ऑलरेडी जा चुके हैं तो एक कम्युनिटी थोड़ी बन जाए. एक कम्युनिटी इज वेरी बहुत आती है. पढ़ाई के साथ में एक इंसान का मेंटल स्टेमिना भी बहुत टेस्ट हो जाए तो एक डॉक्टर की पढ़ाई कर उसमें मेंटल स्टेमिना बहुत से ये चीज़ की बहुत ज़्यादा अर्जेंट ना हो तो इट बिकम्स ईजियर. तो अब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आप जैसे लर्नोपीडिया में जैसे गाइडेंस देते हैं गाइडेंस लेके प्रोज एंड कॉज एनालाइज करिए. और जैसे मैंने बताया कि आपका बैड डे था आप नहीं क्लियर कर पाए उस टाइम के अगर आप नीट क्लियर करके भी आई थिंक आप इसे यूनिवर्सिटीज़ में 10 आप जा सकते हैं. ऐसा कुछ स्कोरिंग एट पार वाला तो कुछ है नहीं. तो आई थिंक ये प्रॉपर गाइडेंस में के बिल्कुल जाना चाहिए और कुछ प्रोज एंड कॉन्स अलग यूनिवर्सिटीज़ के समझ के और आपके सीनियर्स जहाँ पे होते हैं अगर कोई जगह पे तो उनसे फीडबैक लीजिए कि वहाँ पे जिन सालों का एक्सपीरियंस यहाँ पे MBBS डॉक्टर्स को जैसे पढ़ाया जाता है वहाँ पे कैसा है. अगर वहाँ पे भी वैसा ही क्लिनिकल स्ट्रक्चर अच्छा है और वहाँ पे कॉम्पिटेंट हैं इतना वो लोग जब बाहर निकल के आ रहे हैं एग्जाम्स इजीली यहाँ पे भी वही क्रैक कर पा रहे हैं और प्रैक्टिस करने में डिफ़िकल्टी नहीं है. वैसे ये सब जानकारी लेने के बाद करना चाहिए. जैसे हमारे काफ़ी पेशेंट्स के बच्चे कोइंसिडेंटली यूक्रेन में फंस गए थे. यूक्रेन में MBBS करने गए थे
मेरे 4 ऐसे पेशेंट्स के बच्चे ने वहाँ पे फँस गए। तो अब वो कितना एक मेंटल स्ट्रगल है। Definitely. तो ये कंट्री अब Only for the student, but also for the अंडरस्टैंडिंग तो वो स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे, गवर्नमेंट अपनी सपोर्ट करती है नहीं करती है, यहाँ सिलेबस कंप्लीट करवाती है नहीं ऐसा थी। वो सब स्टेबिलिटी वो सब चीज़ें यस तो वो सब चीज़ें देख के फिर बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर मार्गदर्शन मिलना चाहिए। सो इन अ वे जॉर्जिया इज जॉर्जिया सीम्स नाइस, यस स्टेबल कंट्री है, अस्टीज कंट्री। पति की आपके लिए सवाल है कि इसकी वहाँ से अब्रॉड आप स्टडी करके तो आ गए, और वापस अगर आप इंडिया आना चाहते हैं, सो देयर इज अ लाइसेंस एग्जाम लाइक FMG फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक विच इज ऑल्सो सून गोइंग टू बी सब्सटीट्यूटेड बाय नेक्स्ट एग्जाम। तो उसके लिए खास कोई प्रिपरेटरी टिप्स अगर आप दे पाए। मैं उस एग्जाम के थ्रू नहीं गया वो, सो कि मैं इतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। तो वो द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस तो है, क्योंकि देखिए एक चीज़ क्या होती है प्रैक्टिकल सेंस में देखे तो आप जब भी कंप्लीट करते हो और बाहर आते हो, उसके बाद आप वापस जैसे बोला था मैंने कि आपको है ना हमेशा ही दूसरा स्टेप जो होता है उस पर जल्दी पहुंचना होता है। सो बीच में अगर आपको मतलब जैसे समझो कि कोई बच्चा है जिसने USMLE जाने का सोचा था, अमेरिका जाना का सोचा था, और उसका भटक गया, एक स्टेप क्लियर किया, 2 स्टेप क्लियर किए, फिर उसका नहीं हो रहा है। या तो जैसे CA की एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, जिसने एक स्टेप क्लियर किया, दूसरे स्टेप में नहीं पास हो रहे। अब उसने सोचा था ये कि मैं जैसे ही कंप्लीट करूँगा तो इंटर्नशिप करूँगा और फिर अपनी ऑफिस डाल दूँगा या बिज़नेस करूँगा या कहीं पे भी जॉब करूँगा। अब तीसरा साल चला गया, फेल हुआ, चौथा साल वो चला गया, फेल हुआ। कई बार CA में 3-3 साल चले जाते हैं। वैसे बाहर जो एग्ज़ाम लोग देते हैं उसमें भी कई साल निकल जाते हैं। तो अभी वो जो पीरियड है ना, वो उसमें पूरे साल जा रहे हैं आपके, और आप कैरियर में आगे नहीं बढ़ रहे, तो आपका टाइम बहुत जा। तो उस हिसाब से आपकी जो एग्ज़ाम होती है, अभी आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है। हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि हम चूज़ कर देते आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द MBBS कि हमें यहाँ रहना है, तो हम यहाँ की प्रिपरेशन करें। कि मतलब हम 2 अगर एक ही लाइब्रेरी में एक ही डेस्क पे बैठे हैं, तो एक होगा जो हम आफ्टर हमारा कंप्लीशन ऑफ MBBS हम यहाँ की PJ की एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा बच्चा है, और बाजू में आपका कलीग है जो USMLE के लिए प्रिपेयर कर रहा, दोनों प्रिपरेशन कर रहे हैं। पर अब ये चीज़ आजकल ऐसा हो गया है कि पहले से ही डिसाइडेड होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे लिए तो ये भी था, USA भी बहुत दूर की बात थी कि वहाँ पे भी जाना कि नहीं जाना, कैसा रहेगा। अभी बहुत जा चुके हैं, इसके पता है कि जा सकते हो, कर सकते हो, वो सब अच्छा है। तो आजकल के बच्चे फर्स्ट ईयर ख़त्म करते हैं और सेकंड ईयर में ही प्रिपरेशन चालू कर देते हैं वहाँ के फर्स्ट है, तो साथ में हो जाता है उनका भी। जैसे ये खत्म होगा उनका थर्ड स्टेप खाली बाकी होगा, ऐसा मतलब हो चुका है। तो अगर ये प्रिपरेशन का मौका आपको MBBS के साथ ही मिल जाए, आप बाहर पढ़ रहे हो, आपको पता ही है अगर इंडिया आना है तो आपको पता ही है कि आपको ये स्टेप क्लियर करना है, तो उसकी प्रिपरेशन अगर वहाँ पे जाके भी आप बहुत जल्दी चालू कर दोगे तो आपके बाद में समय बहुत कम जाएगा। और मुझे ये नहीं पता है कि उसकी प्रिपरेशन के लिए क्या पढ़ना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो तो ऊपर वो आजकल के ज़माने में बहुत ईजी, आपको जो भी एग्ज़ाम क्रैक करनी हो उसका गाइडेंस जो है वो आपको बहुत इजीली मिलता है, वो कोई बड़ी बात नहीं। पर आप जल्दी चालू करो, और वो तो जो बच्चा बाहर जा रहा है उसको पता ही है कि जितना जल्दी मैं स्टार्ट करूँगा वापस इंडिया फर्स्ट, मतलब प्रैक्टिस आगे का यहाँ पे आके PG भी तो कर सकते। बिल्कुल, क्या आपने ये एग्ज़ाम आप क्लियर करो, शायद आपने जैसे बोला नेक्स्ट एग्ज़ाम ही सेम वो आप वापस आके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वही एग्ज़ाम देके तो आप सुपर स्पेशलिटी में BG के लिए एडमिशन में भी तो वही काम पर इस वाला है, सही। तो आप सीधा वहाँ से एग्ज़ाम क्रैश करो और फिर यहाँ पे MD या पीडियाट्रिक, तो कोई भी स्ट्रीम में सीधा आपका इसमें ही नाम आ जाए, तो वो तो बहुत ईजी हो जाए। सो बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, एक इंस्पिरेशनल मैसेज आप दोनों प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स से हमारे यंग बडिंग एस्पिरेंट्स जो खुद डॉक्टर बनना चाहते हैं, कहना। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा मत सोचो, अपनी डेमोग्राफी कहाँ रहते हो और कैरियर चॉइस उस हिसाब से करो। अगर आप डॉक्टर बनना ही चाहते हो, बहुत बच्चे आते बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि मुझे ऑर्थो करना था पर मुझे लाइन एक मिल रहा है और मेरा पैशन है, और ये सिचुएशन रहती है। तो मैं बताना चाहूँगा, आपने ना अभी तक ऑर्थो किया है ना अभी तक आपने गायनेक किया है,
आप खाली दूसरों को करते हुए देख रहे हो और आपने एक ड्रीम बनाया है, और ड्रीम जैसा ही होता है, जब आंखें खुलती है तब रियलिटी पता चलती है। हो सकता है आप ऑर्थो में जाके महसूस करो कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, सही, और ये आप गायनी में जाके ये महसूस करो कि मेरा तो पैशन ही यही था। तो पैशन वाली चीज़ को है ना थोड़ा 50% पे रखो। ब्रॉडली ये सोचो कि आप एज अ सर्जन अपने आप को देखते हो कि नहीं देखते। इतना स्पेसिफिक मत अपने आप को उसमें चले जाओ कि जैसे मैं शेफ बनूंगा तो अब मैंने यही सोच लिया कि मैं इटालियन फूड ही इसमें से आप एक डिश में स्पेशलाइज करो, उतना स्पेसिफिक मत हो, क्योंकि वो जब सपना टूटता है ना बहुत वो होता है, और जिसमें आप पता भी नहीं है, ज़रूरी बिल्कुल नहीं जाके। कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सर्जरी लेनी चाहिए, पर आप जब सर्जन बनते हो तो आपको नहीं पता था कि जब आप स्कार्पेल पकड़ोगे तो आपके हाथ कांपने वाले, बिल्कुल आपके हाथ स्टेबल नहीं है, और आपका लर्निंग कर्व कई बार होता है आपको पता नहीं होता कि आपका लर्निंग कर्व एक्चुअली बहुत लंबा है, और लर्निंग कर्व की मैटर जो है वो सर्जिकल ब्रांच में आती है, नॉन सर्जिकल ब्रांच में वो नहीं आती। उसका लर्निंग जो सीखना है वो अलग सीखना है, आपको पैटर्न उसमें देखनी है और डायग्नोसिस तक पहुंचना है। इसमें आपने पैटर्न पकड़ लिया, आपने डायग्नोसिस भी कर दिया, अब उसकी ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी है। तो सर्जिकल जो स्किल है वो चीज़ सीखने में कुछ लोगों को टाइम लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है। अब वो चीज़ आपने चालू की ना, उसके बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं मैटर करती कि आपका पैशन था कि नहीं था। पैशन आपको मेहनत करवाएगा कि हाँ मुझे पैशन था तो मुझे इस चीज़ में बोर नहीं हो रहा हूँ, मैं क्लासेस भी भर रहा हूँ, मैं पैशन भी देख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, आप बोर नहीं हो रहे। पर ये बिल्कुल चीज़ नहीं हो जाती कि आप जल्दी सीख जाओगे और आपके जो ईयर्स ऑफ लर्निंग है वो कम हो जाएंगे, ये सब चीज़ें उससे नहीं होती। तो इसलिए आप कैरियर जब चूज़ करो तो ज़्यादा स्पेसिफिक मत, अपने स्वभाव अपनी डेमोग्राफी भी देखनी चाहिए कि आप कहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप फैमिली के साथ रहना चाहते और प्रैक्टिस करना चाहते हो कि आपको मूव होने में कोई प्रॉब्लम नहीं कर। जैसे अगर रेटिना स्पेशलिस्टों में, और मुझे अगर इंदौर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है या कहीं पे ऐसे सेकंड टायर सिटी की ही बात कर रहा हूँ जो है, मतलब भोपाल में मुझे अगर लग रहा है कि 2 ही रेटिना स्पेशलिस्ट है या कम है थोड़े, मुझे नंबर्स नहीं पता, मैं एग्जाम्पल देगा तो, और सूरत में बहुत बढ़ गए अगर, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सैचुरेशन है, नॉट बिकॉज ऑफ की, पर अभी हो ही डिवीजन तो होने ही वाला है, सब में होता है। कोई भी चीज़ में आपको नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ेंगे और उस हिसाब से अगर सिटी ग्रो नहीं कर रही है तो डाइल्यूशन तो हो गए डेफिनेटली। तो अभी चीज़ें महंगी हो गई है, आप इतना बड़ा क्लिनिक लेके उसका रेंट नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, आप इजी वो अपना सिटी छोड़ के दूसरी जगह जाओगे, आपको 100% पता है कि वहाँ पे आप 2 साल में, यहाँ पे जो 10 साल में करोगे वो वहाँ 2 साल में करोगे, आपको 100% पता है। पर क्या ये आपको आपका बैकग्राउंड अलाउ करता है? आपका पार्टनर है, उनका जॉब है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप सिटी नहीं छोड़ पाओगे, या तो आपके ऊपर डिपेंडेंट पेरेंट्स है जो इतने फ्लेक्सिबल नहीं होगा ना, समर्स मल्टीपल फैक्टर्स, तो आप कहाँ प्रैक्टिस करना चाहोगे वो भी बहुत जरूरी है। तो आप अपनी जो चीज़ें हैं ना वो उस हिसाब से चूज करिए। Words of wisdom from you. And it's as you said most of the things, I would say कि पहली चीज़ पेशेंस स्टार्टिंग से रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस, परसिवियरेंस, पैशन आने वाला है, बिकॉज इट हैज़ बीन अ पैशन इन चाइल्डहुड फॉर मी। और कोई भी चीज़ मुझे लगता है फितूर बन जाती है ना, तो वो चीज़ हमेशा पे ऑफ कर। So here's our theme is को याद रखो। Yes, 3 P's को याद रखिए, दैट इज़ माई लाइफ एक्चुअली। सो दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि ये 3 चीज़ें अगर आप रखेंगे अपने लिए, तो ये जो चीज़ें स्ट्रगल्स भी पथिक ने बताए हैं, ये स्ट्रगल नहीं रहेंगे, और आपको डिविजन्स मिल जाएंगे, आपको सहारे मिल जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। बट आप क्लियर होने चाहिए सबसे पहले कि आपको क्या करना है। साथ में ये चीज़ें ना एक्चुअली ऐसे डिसाइड नहीं होती हैं, आपकी पेरेंट्स को, आपके पार्टनर को साथ में कॉन्फिडेंस में लेके फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी, MBBS करने के बाद आपको क्या करना है, आपका रिश्ता होगी वट एवर, और आपकी फीमेल जो पार्टनर हैं या मेल पार्टनर जो भी हैं आपके,
साथ में मिल के डिसीजन लीजिए, बाद में यू रिग्रेट ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ें हो सकते डिसीजंस आराम से, कुछ चीज़ें कम्युनिकेशन शायद लेट होता है उसकी वजह से नहीं हो पाते, बट ये 3 पीस और आई वुड से द सी कम्युनिकेशन एक कोई भी एमबीबीएस परसीविंग डॉक्टर के लिए बहुत इजीली पेव पाथ कर सकते हैं फॉर सक्सेसफुल लिविंग इन फॉर फ्यूचर लाइफ। So, on behalf of Lernopedia Institute and Consultancy, I offer a sincere thanks to both of you. आपने काफ़ी बढ़िया इंफॉर्मेशन इन हमारे व्यूअर्स को दी, आपने काफ़ी वक्त हमारे लिए निकाला। इट हैज़ बीन आवर प्लेजर। और व्यूअर्स इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए आने वाले पॉडकास्ट के लिए भी। सो फॉलो अस एंड सब्सक्राइब अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब। और इफ यू आर थिंकिंग MBBS, then think Lernopedia. Thank you very much.